का अंतर हुआ ना? बिल्कुल हो गया। अभी आप कह रहे थे कि दो जाति केवल अमीर और गरीब। तिवारी गरीब नहीं होते, पंडित, ब्राह्मण, अन्य जातियां मुस्लिम और दलित से बहुत ऊपर हैं इस देश में। तभी बाबा साहब ने आरक्षण दिया, तभी कहा इनका उत्थान हो और ये बराबर में आ जाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से जो मजबूत है उसकी आवाज़ बुलंद होगी, उसको न्याय जल्दी मिलेगा। उसके लिए पुलिस प्रशासन मीडिया सर उठाकर खड़े हैं, हाथों में सोने की थाली लेकर खड़े हैं। लेकिन जिस गरीब की झोपड़ी में पानी टपक रहा है, जिस गरीब के बर्तन में भी छेद हो गया है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ईश्वर भी शायद आंखें बंद करके आराम से सो रहे हैं। देखिए, अगर इस परिवार की आवाज़ देश की आवाज़ बन गई तो निश्चित रूप से सरकार भी दबाव में होगी और वो ब्यूरोक्रेसी भी दबाव में होगी जो इस न्याय प्रक्रिया में साक्ष्य संकलन, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, वो आईओ, वो विवेचक दबाव में होंगे। इसलिए कि पूरे देश में चर्चा चल रही है, तो इस चक्कर में देश जल्दी न्याय मिलने की मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन अगर इस मामले को दबाने के लिए कुछ और बड़ा कर दिया गया, मीडिया में नहीं आया, कैंडल मार्च नहीं हुए, लोग साथ नहीं हुए, देश खड़ा नहीं हुआ, तो इसमें माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि न्याय जल्दी मिल सकेगा। में दो दलित बहनों को दुष्कर्म के बाद में उनको पेड़ पर टांग दिया गया। क्या लगता है देश में दलित बहनों को न्याय मिलेगा, दलित परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि उनकी मानसिकता, उन लोगों की मानसिकता में पिछले 75 साल में कोई बदलाव नहीं आया। घटना नई है ये, लेकिन मानसिकता वही पुरानी है 75 साल वाली। अब परेशानी सबसे बड़ी ये आती है कि किस तरह से आप इस घटना को लेते हैं। एक बच्ची निर्भया कांड हुआ, पूरे देश में कैंडल मार्च हुआ, है ना? तो इस बच्ची के लिए क्यों नहीं? और इसकी ज़रूरत आती क्यों है? किस हौसले के साथ वो लोग गाजर मूली की तरह दलित बच्चियों को, गरीब बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। लेकिन परेशानी में यही है, मैं पहले भी इस बात को मानता हूँ, आज भी मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा जब तक इस स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। बड़ी बात यह है कि इस देश में दो तरह के लोग रहते हैं। बात दलित की नहीं है, बात अमीर और गरीब की है। अगर यही बच्ची किसी करोड़पति की होती तो आज पूरे देश में कोहराम मच गया होता। ये बच्ची गरीब की है, ये बच्ची दलित की है, ये बच्ची उस परिवार की है जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है खाने के लिए। तो उस बच्ची के लिए मुझे और आपको आगे आना होगा, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, उनके पास आवाज़ नहीं है। आप खुद सोचिए, जिसकी मासूम बच्चियाँ पेड़ पर जानवरों की तरह मार के लटका दी गई हों, उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। 600 किलोमीटर दूर की घटना है, लेकिन मैं भी साहिब औलाद हूँ, आपकी भी औलाद होगी। आप अपनी जगह रख के सोचिए, मैं अपनी जगह रख के सोचूं। क्या सर, मोदी साहब ने एक बयान दिया था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर लो। पीएम साहब ऐसा बयान देते हैं, उसके बावजूद दलितों पे ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाती। आखिर कहना क्या चाहते हैं पीएम साहब? मजबूत प्रधानमंत्री है देश के, पूरी दुनिया में डंका बज रहा उनका, और दलितों पे जो अत्याचार बढ़ रहे। देखिए, बात मानसिकता की है। पीएम माइक से, जैसे हो सकता है मैं भी यहाँ एक भाषण दे दूँ, हो सकता है मैं भी 4 अच्छी बातें कह के अपने गाड़ी में बैठ कर इसी में चला जाऊँ। बात उस मानसिकता की है कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। देश में आजकल ये चल रहा है, देश में चल रहा है कि आपके पास अगर धन है, आपकी साहिब हैसियत है, आपकी शहर में, गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में औकात है, तब आपकी आवाज़ है। वरना आप गूंगे बहरों की तरह 5 साल में एक बार मंदिर मस्जिद के नाम पर आइए, वोट दीजिए और घर चले जाइए। सर, राजस्थान के जालौर में एक दलित बालक पानी छू लेता है, मटका छू लेता है, उसका भी जो है कत्ल कर दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी मास्टर की पिटाई के द्वारा। यहाँ पर एक दलित बहनों को उठा लिया जाता है खुलेआम। क्या दलित आज़ाद नहीं है? क्या 75 साल बाद भी देश में जो उनकी कुछ ऐसी वैल्यू नहीं रही है आज भी? चलिए, मैं फिर आपको 3 मिनट पहले ले चलता हूँ। मैंने 3 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपसे एक बात अर्ज की कि इस देश में 2 ही तरह के लोग हैं, गरीब और अमीर। आप दलित को गरीबी की कैटेगरी में, दलित लोगों की, दलित समुदाय के 2 जात हैं, अमीर और गरीब? जी हाँ, बस पक्का, बिल्कुल। तो मौत का मुआवजा अमीर को मिलता है 1 करोड़ रुपए, तिवारी को, और यहाँ पे 8 लाख रुपए में बहका रहे दलित की आप लाशों को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मैंने कहा ना, जात का अंतर हुआ ना? बिल्कुल हो गया। अभी आप कह रहे थे कि 2 जाति केवल अमीर और गरीब। तिवारी गरीब नहीं होते, पंडित, ब्राह्मण, अन्य जातियां
मुस्लिम और दलित से बहुत ऊपर हैं इस देश में। तभी बाबा साहब ने आरक्षण दिया, तभी कहा इनका उत्थान हो और ये बराबर में आ जाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से जो मजबूत है उसकी आवाज़ बुलंद होगी, उसको न्याय जल्दी मिलेगा। उसके लिए पुलिस प्रशासन मीडिया सर उठाकर खड़े हैं, हाथों में सोने की थाली लेकर खड़े हैं। लेकिन जिस गरीब की झोपड़ी में पानी टपक रहा है, जिस गरीब के बर्तन में भी छेद हो गया है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ईश्वर भी शायद आंखें बंद करके आराम से सो रहा है। तो मतलब जाति कोई फैक्टर नहीं है देश में? जी नहीं, मैं मानता ही नहीं। मैं अमीर और गरीब मानता हूँ। मेरा निजी मानना ये है कि इस देश में दो ही तरह के लोग रहते हैं, अमीर और गरीब। अमीर आज भी और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसमें दलित और मुस्लिम बुरी तरह से पीसे जा रहे हैं। तो दलित के निशाने पे क्यों है, उनकी बहन बेटे निशाने पे क्यों है? यदि सब अमीर गरीब के साथ में अत्याचार होता है। मैं आपसे अभी अर्ज किया मैंने आपको, 70 साल से ये है ना कि कुएं से बावड़ी से पानी नहीं पीछे सकते। आप एक संपादक है अपने अखबार के, आपको पता है कि दलितों पे हर मिनट में अत्याचार होता है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गरीब जो और जात में भी उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उन पर भी हो रहा है। कितने आंकड़े हैं बताइए? मैं ये मानता हूँ कि 37% जो लोग हैं वो एक क्लास के ऊपर हैं, बाकी 63% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक निशाने पर दलित समुदाय है, जिनके लिए मानसिकता ये है कि वो बावड़ी से पानी भी पी लेते थे तो गोली मार दी जाती थी। वही मानसिकता अभी आपने बताया, जैसे कि राजस्थान में एक बच्चे ने मटका छू लिया। अरे वो प्यासा था, मासूम था यार, वो बच्चा था, बिल्कुल हुआ, हाँ। लेकिन अमीर गरीबी नहीं है ना? हाँ नहीं, अमीर गरीबी है यहाँ बात में थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको थोड़ा सा वाज़ा करूंगा, थोड़ी सी बात, जाति फर्क है। मैं आपको थोड़ी सी इसमें बात में कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर में थोड़ा सा फर्क क्या है। अगर यही बच्चा IIT में होता तो इसके साथ ये नहीं होता। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सुसाइड कर लिया, उसको सस्पेंड कर दिया, को टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल सही बात है। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप बालिग की बात कर रहे हैं। ने सुसाइड किया था, MBBS कर रही थी महाराष्ट्र में। मैं मासूम बच्चे की बात कर रहा हूँ और आप बात कर रहे हैं एक बालिग की। नहीं, आप मुझसे सुनना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं? अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो माइक अपनी तरफ ले लीजिए, अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो माइक इधर रखिए। ये आपकी मर्जी पर है। अली भाई ये बताइए कि न्यायिक प्रक्रिया कितना सुधार हुआ है? तमाम रेप के बाद हत्या की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लेकिन सरकारें लाख वादे करती हैं, लाख कवायद करती हैं और दावे करती हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको मजबूत कर दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे। लेकिन अभी भी ऐसे कई मुकदमे हैं जो अभी भी लंबित हैं और न्याय नहीं मिल पाया है। बेशक। तो इस परिवार को कितनी उम्मीद है कि इस तरह की घटना के बाद इस तरह का न्याय मिलने की जल्दी उम्मीद है? देखिए, अगर इस परिवार की आवाज़ देश की आवाज़ बन गई तो निश्चित रूप से सरकार भी दबाव में होगी और वो ब्यूरोक्रेसी भी दबाव में होगी जो इस न्याय प्रक्रिया में साक्ष्य संकलन, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, वो IO, वो विवेचक दबाव में होंगे। इसलिए कि पूरे देश में चर्चा चल रही है, तो इस चक्कर में जल्दी न्याय मिलने की मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन अगर इस मामले को दबाने के लिए कुछ और बड़ा कर दिया गया, मीडिया में नहीं आया, कैंडल मार्च नहीं हुए, लोग साथ नहीं हुए, देश खड़ा नहीं हुआ, तो इसमें माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि न्याय जल्दी मिल सकेगा। तो सरकारों के कदम क्यों डगमगाने लगते हैं न्यायिक प्रक्रिया को लेकर? क्योंकि अभी हाथरस वाली घटना आप देख चुके होंगे, 2 साल उसको होने को आए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। जो उसमें फैसला होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। देखिए, जहां न्याय को सुलभ बनाने के लिए लोग हैं, वहीं कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो निजी लाभ के लिए, निजी फायदे के लिए न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने पर लगे हैं। मैं उनके नाम नहीं ले सकता क्योंकि संवैधानिक हक उन्हें भी अपनी बात का और संवैधानिक हक मुझे भी अपनी बात कहने का। मैं नाम लिए बिना उनको ये कहना चाहूँगा कि उनका साथ मत दो जिन्होंने जुल्म किया है। अगर तुम न्याय दिलवा नहीं सकते तो न्याय के बीच रोड़ा मत बनो। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए न्याय अन्याय के बीच फ़र्क ही नहीं समझते और वो ये मानते हैं कि दलित की आवाज़ है, मुस्लिम की आवाज़ है, कुचल दी जाएगी, 10 दिन में पुरानी हो जाएगी, 20 दिन में कोई नहीं सुनेगा इसे। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जब तक मौजूद रहेंगे उन कुर्सियों पर, जहाँ पर मुस्तहक़ लोग होना चाहिए, जहाँ पर जिम्मेदार लोग होना चाहिए, जहाँ पर मुनसिफ लोग होना चाहिए, जहाँ पर न्याय के न्यायाधीश होना चाहिए, न्याय का चश्मा पहनकर उसी की न्याय की रोशनी में काम करने वाले लोग होना चाहिए, उनके अंधेरे चश्मों को रोशन करने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि आज देश
उन बच्चियों के लिए खड़ा हो जाए। हर व्यक्ति को, मुझे भी, आपको भी अपने बच्चों का अक्स उनमें देखना चाहिए और कम से कम एक दिन पूरे शहर में, पूरे देश में इस बात की चर्चा करना चाहिए कि क्या उस बच्चे के साथ सही हुआ, क्या उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा। इस घटना में न्याय की कितनी उम्मीद है? क्या लचर न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगा? अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कितना प्रभावी है अगर एक सरकार इस तरह का ठोस कदम उठाती है और जल्दी कोई निर्णय निकाल कर देती है कोर्ट के द्वारा, मान लीजिए, तो क्या लगता है आपको कि सरकारों को कितना ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैं जिस पेशे में हूँ, आप भी उस पेशे में हैं, हम लोगों ने 12-12, 14-14 साल का अरसा देख लिया इस पेशे में। कुछ घोड़े हंटर से दौड़ते हैं और कुछ घोड़े समझदार होते हैं, अपने आप ही अपना सफ़र तय कर लेते हैं। देश में समझदार घोड़ों की संख्या धीरे धीरे 2014 के बाद कम होती गई और हंटर वाले घोड़े आ गए। अब इसको संख्या से मत जोड़िए, इसको एयर से मत जोड़िए, लेकिन जहाँ तक मेरा निजी तजुर्बा उसके नौयत से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से इसमें न्याय मिलेगा, लेकिन हंटर बजाना पड़ेगा, हंटर बजाना पड़ेगा, घंटा बजाना पड़ेगा। फ़ोन, ये बम है आजकल, परमाणु बम है ये फ़ोन जो होते हैं, मोबाइल फ़ोन, इसका यूज़ करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, हर घर में लौ जलानी पड़ेगी, हर बिटिया में अपनी, हर इंसान को उस बिटिया को अपने बच्चे के अंदर देखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी महसूस कीजिए, मैं भी महसूस कर, एक कैंडल जो 1 रुपये 20 पैसे की आती है, चलिए एक जला दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आवाम आवाज़ कल के नगाड़ा, अल्लाह की आवाज़ आवाम की आवाज़। अगर आवाम में दम है तो निश्चित रूप से कितना भी जालिम हुक्मरान हो आपके घुटनों में आएगा। अली साहब, जनाब, डॉक्टर रेड्डी का मामला होता है हैदराबाद का, वहाँ ना कोर्ट ना कचहरी ना तारीख, सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। आपको पता होगा डॉक्टर रेड्डी का जब वो मामला आता है। जी, लेकिन यहाँ पे आप मोमबत्ती की बात करते हो। देखिए, क्या मोमबत्ती से न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलेगा न्यायालय से, मोमबत्ती से दबाव पड़ेगा उन ब्यूरोक्रेसी पर जो साक्ष्य संकलन करते हैं। हाँ। आप हर जगह अगर बंदूक की बात करें, कहीं ना कहीं ठीक है, मैंने आपको बताया, अर्ज किया कि अगर करना ही है तो वो 15 पुलिस वालों का, उन 15 पुलिस वालों का कोई पुरसाने हाल है, उनके खिलाफ FIR हुई है, उन्हें साक्ष्य देना पड़ रहे हैं कि नहीं एनकाउंटर नहीं था, ये था। उन्होंने जो किया उनकी मानसिकता थी, उनका निजी फैसला था। देश में फूल बरसे, देश में मिठाइयाँ बटी, लेकिन क्या उन 15 पुलिस वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है? उसमें कोई शरीक है? जिन हाथों ने फूल मालाएं उन्हें पहनाई थी, आज कम से कम उनके लिए खड़े तो हो जाओ कोर्ट के बाहर। उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ये उनका निजी मामला है। अगर कोई दिलवाला, कोई अच्छा पुलिसकर्मी आता है और आरोपियों को गोली मार देता है तो यकीनी तौर पे इस देश में फिर फूल बरसेंगे, फिर मिठाइयाँ बटेंगी। लेकिन ये एक समाधान नहीं है। समाधान है उस मानसिकता को तोड़ने का, समाधान है उस विचारधारा पे वार करने का, जिन्होंने सोच लिया कि एक दलित है, मुस्लिम है, गाजर मूली है, काट दो, इस्तेमाल करो, निचोड़ो, फेंक दो। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इस मामले में जो पुलिस का रवैया किस तरह देखते हैं? बहुत गलत, बहुत गलत। अरे कह रहे हो तुम आत्महत्या हैं, तुम साहिब औलाद नहीं हो, तुम्हारी औलाद नहीं है, कैसे आत्महत्या थी? तुम्हारी नौकरी बच जाए। अरे जो ASP है, जो IPS है, वो IPS ही रहेगा। गोंडा नहीं होगा, बस्ती होगा, बस्ती नहीं कानपुर, कानपुर नहीं बरेली, बरेली नहीं बिजनौर। सिपाही तो नहीं हो जाएगा, तो सच को सच क्यों नहीं कह रहे हो कि क्या हुआ कि मुझे हटा देंगे, मुझ पे इंक्वायरी हो जाएगी? अरे गलती हुई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुमने वर्दी की कसम खाई, तुमने संविधान की कसम खाई थी कि हर किसी की रक्षा करूंगा। तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हो तो नैतिकता के आधार पर तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, हट जाना चाहिए था, और उस पर तुम बहाने बना रहे हो। तो मैं क्या, आप क्या, दुनिया में कोई भी सही नहीं कहेगा इस इंसान को। चुनाव आते हैं तो जो नेता हैं वो दलितों का खाना खाते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन वो कहीं नेता नजर नहीं आ रहे इस मैटर में। बिल्कुल नहीं आएंगे साहब। परेशानी तो यही है, हमने दलित के लिए अलग पार्टी बना दी, हमने मुस्लिम के लिए अलग पार्टी बना दी, हमने हिंदू के लिए अलग पार्टी बना दी। गलती हम मेरी है व्यक्तिगत। मैं सबसे पहले अपने आप को कसूर मानता हूँ कि यार मुस्लिम है तो अखिलेश ही ठीक होंगे, है ना। नमाज़ पढ़ी यार, अखिलेश यादव को वोट दोगे वोट। अरे अखिलेश ने किया क्या मुस्लिम के लिए? भाजपा को क्यों नहीं दोगे? बहन जी को क्यों नहीं दोगे? मेरिट के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से जब आप अपने रहनुमा चुनोगे, यकीनी तौर पे, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अगर काबिलियत के हिसाब से अपने रहनुमा चुनोगे, कभी शर्मिंदा नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे। हो सकता है आप मेरे अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, आप कल MLA के चुनाव खड़े हो जाएँ, लेकिन मैं आप में काबिलियत ना देख पाऊँ तो मैं आपको ना चुनूँ, मैं उसको चुनूँ जिसमें काबिलियत हो। जो 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से सदन में पहुँचे, सैकड़ों विधायक भी हैं SC ST,
क्या वो कहाँ काम करते हैं? दलितों को क्या वो अधिकार नहीं दिलवा पाए, उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं वो? देखिए, सबकी एक सीमाएं होती हैं और सबकी एक अंतरात्मा होती है। कुछ लोग छक्का मारते हैं और कुछ लोग सिंगल से मैच जिता देते हैं। कहानी यहाँ पर यही है, कलेजा लाओ। अगर बाबा साहेब को पढ़ा है, अगर बाबा साहेब को देखा है, तो उनको नकार नहीं पाओगे। और अगर तुमने धन को देख लिया, तुमने पैसे को देख लिया, तुमने पोजीशन को देख लिया, तुमने इज्जत को देख लिया, तुमने शोहरत को देख लिया, तो उनके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। ये उनका निजी मामला है, उनकी अंतरात्मा, उन्हें अपने आप को देखना चाहिए, अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए कि किन की बदौलत तुम यहाँ पहुँचे हो और किन के लिए तुम क्या कर रहे हो। देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का, हर घर तिरंगा पहुँचा, दलितों को क्या अमृत मिला? अमृत महोत्सव उनके नहीं, उन्हें सिर्फ विष मिला। 75 साल में दलित सिर्फ विष पी रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग चुनकर संसद पहुंचते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जिनको चुना जाता है और वो विधायक बनते हैं। वो 4 दिन खाना खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं शायद उसे अपने घर से लाते होंगे या फिर पत्तल में खा लेते होंगे। मैंने तो नहीं देखा कि किसी रामदास के साथ किसी शर्मा जी ने एक ही प्लेट में एक ही निवाला खा लिया हो, या कभी एक गिलास पानी पी लिया हो, उसके बच्चे को गोद में उठाकर उसका आधा लड्डू खा लिया हो। आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। ये सर कैसे न्याय मिलेगा फिर? ये अत्याचार खत्म नहीं हो रही है? होगा। देखिए, जो दुनिया में उगा है वो डूबेगा। सूरज सुबह 6:05 पे उगता है, शाम को 7:29 में डूब जाता है, और दोपहर में 2 बजे कोई खड़ा नहीं हो पाता। यहाँ से पसीना उठता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहाँ पे आरोपियों के घरों में बुलडोजर चल जाता है, एनकाउंटर होते हैं, गाड़ी पलट जाती है, उसके बावजूद ऐसा हीनस क्राइम हो रहा है। देखिए, ये मेहनत कश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, ये सारी दुनिया मांगेंगे। जितना जुल्म करना है उन लोगों पे कर लो जो बेसहारा हैं। अंबानी के घर पे बुलडोजर नहीं चल सकते हैं, मोहल चौकसी भाग गए, किंगफिशर के मालिक मालिया साहब भाग गए, उनके घर नहीं है यहाँ, या बुलडोजरों में इतनी ताकत नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये निज़ाम है, ये वक्त के साथ बदलेगा। यकीन मानिए, मैं यहीं होऊंगा, आप यहीं होंगे, माइक यहीं होगा, इंटरव्यू यहीं होगा, और आप देखेंगे इस घनघोर अन्याय का सूरज अस्त होगा और उजाला निकलेगा, और वो न्याय का उजाला होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपनी करनी पे भरोसा रखिए और लौ जलाते रहिए। योगी जी ने बयान दिया था कि पुलिस की जो हूटर बजेगा ना, बदमाश भाग जाएंगे, यूपी छोड़ देंगे। लेकिन ये बदमाश फिर कहाँ से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से अपराध कर रहे हैं? ये इसका जवाब तो योगी जी ही दे सकते हैं। आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो हूटर पहले की तरह बच रहे हैं, अपराध पहले की तरह हो रहे हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।